नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। चुनाव आयोग या कहें कि तीनों चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी ने अब खुली चेतावनी दे दी है। राहुल गांधी ने साफ साफ ऐलानिया लहजे में कहा है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उस दिन तीनों चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भला लोकतंत्र में इस तरह के बयान की कोई जगह है क्या? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद पर रहने वाले राहुल गांधी को क्या ऐसी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट की चोरी कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस बयान के समर्थन में अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। सब पूरी कल्पना मात्र है अभी तक। अब जरा इस पूरे सीक्वेंस को समझिए। सबसे पहले विपक्ष ने एसआईआर पर सवाल उठाया, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही। अब सीधे सीधे चुनाव आयुक्तों को खुली चेतावनी दी जा रही है। क्या संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ऐसे बयान विपक्ष को शोभा देते हैं? विपक्ष पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने पूछा है ये सवाल कि एसआईआर से आखिर दिक्कत क्या है। बीजेपी ने जोर देकर के पूछा कि आखिर क्या घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहता है विपक्ष? ऐसे में सवाल है कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी की चेतावनी लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। और चुनाव आयोग और बीजेपी में मिली भगत के आरोप को लेकर राहुल गांधी के पास क्या सबूत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्ता से बाहर रहने की खींच में संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बना रहा है विपक्ष? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्शन कमिश्नर बैठे, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन इन सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। चाहते क्या है कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोटर रखा जाए। क्या चाहते हैं ये? वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो। सरकार शायद नशत देकर के ही एसआईआर पे बात करेगी। हमें उम्मीद है कि अब कई साइंटिस्ट एक्सपर्ट उनके पास होंगे, उनसे राय मशवरा लेकर के शायद नक्षत्रों को देख करके जल्दी बहस शुरू कराएंगे। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का अंग बन करके, सरकार का अंग बन करके काम कर रहा है। 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीजें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर। मैंने कल भी कहा था कि ये डिबेट विपक्ष के तेवर को देखते हुए खत्म होने वाली अभी हाल फिलहाल नहीं है। तो आज हम फिर इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हैं और पैनलिस्ट से मैं इंट्रोडक्शन करा के डिबेट की शुरुआत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ आज हैं। एलजेपीआर से हमारे साथ ए के वाजपेयी साहब हैं प्रवक्ता। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। राजकुमार रंजन हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता चित्रा बाथम आज हमारे साथ होंगी। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, मैं सबसे पहले अनुराग ढांडा, डिबेट की शुरुआत आप ही से करता हूं। ये मुझे बताइए कि ठीक है, किसी भी संवैधानिक संस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देख लेने की धमकी देना ये आपको कितना जायज लगता है? आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि याद रखिए, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उस दिन हम तीनों ही जो डाइस पर बैठे हुए हैं चुनाव आयोग से उन्हें देख लेंगे। आपको कितना जायज लगता है, कितना जस्टिफाइड लगता है राहुल गांधी का यह कहना? याद रखिएगा वो नेता विपक्ष हैं।
देखिए अनुराग जी, मुझे तो ये भी जस्टिफाइड नहीं लगता है जो चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों के नेताओं को उनको कह रहा है कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए, उनको कह रहा है कि आप झूठे हैं, उनको कह रहा है आप अनर्गल आरोप लगाते हैं। भाई चुनाव आयोग को अगर कोई सवाल पूछ रहा है, उनका काम उसका जवाब देना है, उनको सेटिस्फाई करना है। हर एक लोकतांत्रिक पूरे सेटअप में हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, अरे तो झूठे को घर तक पहुंचा दीजिए ना अनुराग ढांडा। हम पर जब मुसीबत आती है तो हम केस भी फाइल करते हैं। एफिडेविट फाइल करने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर विपक्ष सच बोल रहा है तो एफिडेविट साइन करके देने में क्या दिक्कत, क्या मुझे ये बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए मैं बताता हूं अनुराग जी, मैं बताता हूं क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि चुनाव आयोग को पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को रिलीज करने में दिक्कत थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर जारी कर दिया, कोई आफत नहीं आई। फिर 65 लाख की लिस्ट जारी करने में भी दिक्कत थी। चुनाव आयोग को पता नहीं क्या हो जाएगा, आफत आ जाएगी, हम नहीं कर सकते रिलीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी रिलीज हो गई, कोई आफत नहीं आई। अब कह रहे हैं कि महिलाओं के सीसीटीवी वीडियो जो वोट डालते हुए हैं उससे उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। अरे ये तो गौरव की बात है, ये तो आत्मसम्मान की बात है। आप लोकतंत्र की इतनी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के लिए गौरव की बात है। क्या उसमें वो भंग हो जाएगी, उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी? जब ऐसी अतार्किक, जब ऐसे कुतर्क बात करेगा चुनाव आयोग, तो निश्चित तौर पे उनको जवाब में सुनना भी पड़ेगा। वो भी एक इंसान है, वो भी उस पद के ऊपर बैठे हैं, वो भी बायस तरीके से उस कल को आप फिर ये भी मांग करेंगे कि किसे मतदान किया है वो भी जाहिर कर दीजिए कमेटी से। नहीं अनुराग ढांडा, फिर तो आप ये कहेंगे कि आज वोटर का नाम उजागर कर रहे हैं, फिर वोट भी उजागर कर दीजिए। गुप्त मतदान की प्रक्रिया में पहचान छिपा के रखी जाती है, ये तो आपको भी पता होगा सर। आप खुद नहीं बताते होंगे आप किसे वोट देकर आए। अनुराग जी, मुझे इस सवाल पे ही हंसी आ रही है कि वोटर लिस्ट को जाहिर करना और किसने वोट डाला, किसने वोट डाला इसको जाहिर करना, ये दो अलग बातें हैं। वोटर लिस्ट को जाहिर करने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वोटर हैं, हमें भी जांच करने दो। अब जैसे कई सारे मृत वोटर थे जिनको बना रखा था चुनाव आयोग ने, वो बाद में फिर चाय पीते पाए गए विपक्ष के नेताओं के साथ, तो वो मुर्दा जिंदा हो गए, भाई वोट डालने के लिए आ गए। और जो जिंदा लोग हैं उनको मुर्दा घोषित करके वोट काट दिए। दिल्ली के चुनाव में सबने देखा, हमने आपत्ति की, चुनाव आयोग सोता रहा। एक बीजेपी का व्यक्ति 11-11 हजार वोट काटने की एप्लीकेशन दे रहा है, हमने आपत्ति की, चुनाव आयोग सोता रहा। तो अगर चुनाव आयोग सोता रहेगा, अगर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनेगा, अगर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी करने में मदद करेगा, तो उन पर सवाल नहीं उठेंगे। वो इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हैं, वो अवतरित हुए हैं, कहीं ऊपर से आए हैं। अच्छा, अरे उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। वो जिस प्रक्रिया से चुने गए हैं वो भी दोषपूर्ण है। उसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर किया गया सिलेक्शन कमेटी से, उसी दिन ये तय हो गया था कि ये बायस चुनाव आयोग है और ये बीजेपी की मदद कर रहा है वोट चोरी करने के लिए। तो उसमें सवाल उठेंगे, सवालों का सामना चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। विपक्षी नेताओं को टारगेट करने की बजाय सवालों के जवाब दे। ठीक है, शाज़िया अलवी जवाब दीजिए। बिल्कुल, नमस्कार और आदाब आपको भी और जितने भी दर्शक देख रहे हैं और मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं उनको भी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या लग रहा था इनको बड़ा खेल करेंगे, दुनिया भर में तमाशा करेंगे, हंगामा करेंगे, लेकिन हुआ क्या? टाई टाई फिस। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा, इलेक्शन कमीशन ने इनको एक्सपोज किया, CSDS जो बाकायदा वो जिसने डेटा दिया था उसने माफ़ी मांगी कि हमारे लोगों ने डेटा को पढ़ने में गलती की है। ना सिर्फ ये, एक बार भी राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई। अगर आप बताइए, साच को तो आश नहीं है ना, अब कौन सी ताकत रोक रही थी राहुल गांधी को? क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि वो फर्जीवाड़े में यकीन करते हैं, उन्हें पता था वो झूठ बोल रहे हैं, सबने देखा। और जहाँ तक मृतक का बात है कि उनको दिखाया गया, वो सामने आए चाय पीने के लिए, कोई भी BLA ने इसको पॉइंट आउट क्यों नहीं किया और अभी तक हलफनामा क्यों नहीं दिया? भाई इतना अगर सच है तो बता दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह से बिल्कुल सहज तरीके से और गंभीरता से इस बात को रखा, एक एक सवाल का जवाब दिया और उनके पास जवाब है नहीं। और बाकायदा कहा है कि वोट चोरी और सीना जोरी, तो मैं इनके बारे में कहूंगी, बार बार हारते हैं, सारे प्रूफ आते हैं। महाराष्ट्र के सारे तो इसलिए उनका आरोप तो ये है कि वो इसलिए हारते हैं क्योंकि आप वोट की चोरी करते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, जब जीतते हैं तो वोट की चोरी कौन करता है? हिमाचल में इनकी जीत का क्या प्रतिशत था, जीत और हार में?
0.2। आपको लगता है अगर इलेक्टोरल पोल्स में कोई गड़बड़ होती है तो और वाकई भारतीय जनता पार्टी कर रही होती तो इतने निकम्मे तरीके से कर रही होती कि अपने को हराती? ये सोचने वाली बात है। एक और बड़ी बात, पहले इनका रोना पीटना क्या था? ईवीएम ईवीएम ईवीएम, वो चला नहीं, दाल गली नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लताड़ा। अब फिर लेकर आए एसआईआर को और अब आगे बात इलेक्टोरल पोल्स पर। उन्होंने दिखाया डुप्लीकेट्स, हमने भी दिखा दी डुप्लीकेट्स। बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन शाजिया अब यहाँ पे नहीं तो देखिए कितना झूठ बोलेगा इंसान। गेम ओवर, सुनिए भाई, गेम ओवर। और बता दीजिए, अनुराग ढांडा को सौरभ भारद्वाज आए थे दिल्ली विधानसभा में एक टिन का डब्बा लेकर और कह रहे थे ये देखिए ये तंत्र है। पंजाब के चुनाव आए, डब्बा गायब हो गया, डब्बा गुल और उनकी पोल खुल। ये हुआ है। लेकिन शाजिया, जैसे अनुराग ढांडा ने सवाल उठाया, वैसे कल मैं राहुल गांधी का भी एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल ठीक ऐसा ही आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाया था, तब इलेक्शन कमीशन ने उनसे हलफनामा देने के लिए नहीं कहा था। बिल्कुल ये तो राहुल गांधी से हलफनामा देने के लिए क्यों कहा जा रहा है? और नहीं क्यों नहीं कहा गया? उन्होंने बाकायदा भाजपा का एजेंट बताया है, उन्होंने वोट चोरी कहा है, हमने बताया कि इस तरह से होता है और अलग स्टेट्स में भी होता है, इस त्रुटियों को खत्म करना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर पता है तो उसका कंप्लेन करनी चाहिए। ये कहा उन्होंने, तो कभी इलेक्शन कमीशन को गलत नहीं कहा। हम लोग हारे हैं जीते, हमने कभी इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम नहीं लगाए। ये जब जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन कमाल का काम कर रहा है, हार पर हार। और एक एक करके, मतलब रफाल पर झूठ पकड़ा गया, चौकीदार चोर में माफी मांगनी पड़ी। पेगासस पे क्या हुआ? फोन देने को तैयार नहीं थे, डरपोक। बड़े बहादुर बन के आते हैं, लेकिन बात आती है जब सबूत की, पोक सरक जाती है, पोक सरकती है इनकी, इसीलिए एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात है, कौन डरा रहा है? और बेहूदगी तो देखिए, बेहूदगी और बेशर्मी तो देखिए। मुझे अफसोस होता है अनुराग जी कि किस तरह से बात कर रहे हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स को, जो भी अधिकारी हो। ये कोई तरीका? हमने कभी ऐसी बात की है? ठीक है, मैं चित्रा बाथम जी के पास जाता हूं। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा, मैं एक राउंड कर लूं सबके साथ। चित्रा बाथम, सवाल यह है कि क्या विपक्ष और खासकर कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी अपने इस मुहिम से इतने ज्यादा नाउम्मीद हो चुके हैं कि अब नौबत धमकी तक आ गई है? मेरा मानना है कि अगर सब कुछ ठीक जा रहा है और हमें लगता है कि जनता तक हमारा मैसेज क्लियर है, जनता हमारे साथ है, जनादेश हमारे साथ है, तो फिर धमकी देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि जब हमारी सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की तो हम देख लेंगे? अनुराग जी नमस्ते, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को। देखिए, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश में से अंग्रेजों को, ये तो नारा आम आदमी पार्टी का था वैसे। शाजिया इल्मी जैसे प्रवक्ता, एक मिनट शाजिया बोलने दीजिए, नहीं बोली हाँ, शाजिया बोलने दीजिए, धैर्य बनाए रखे, मेरे बीच में आप ना बोलें। एक तो इनकी नकल करेंगे आप है कि इनको महाराष्ट्र और कर्नाटक नहीं, एक मैडम फिर से आप अपनी शालीनता ना, चित्रा जी आप बोलिए, आप बोलिए। मुझे भी अपना शिष्टाचार खोना पड़ेगा, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अरे शाजिया, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, बोलने दीजिए, आपके बीच में वो नहीं बोली है। बीच में इंटरप्ट मत करो आप शाजिया जी, बीच में इंटरप्ट मत करो आप। मैं तीसरी बार बोल रही हूँ आपको सच सुनने का धैर्य रखना पड़ेगा। आप चौथी बार बोल दीजिए। आपने जो एग्जाम्पल दिया सीएसडीएस के ट्वीट का, जिसको उन्होंने रिट्रैक्ट किया, वो महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में था। राहुल जी ने जो डेटा प्रस्तुत किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कर्नाटक चुनाव के संदर्भ में था। आपको इतनी अकल नहीं है और आप बड़ी बड़ी बातें करने के लिए यहाँ पर मैं जवाब दे दूं इसका? नहीं, अभी मैं लेता हूँ, आप ही के पास आता हूँ। चित्रा की बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। शाजिया, मैं आप ही से जवाब लूंगा। अनुराग ठाकुर जी ने अगर अनुराग ठाकुर जी ने सच कहा है तो क्या इलेक्शन कमीशन का ये मॉरल, ये हक नहीं बनता है कि वो उस भी प्रक्रिया को चेक करे? क्यों नहीं चेक कर रहे? हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि इस देश में जहां जहां धांधली हुई है, जहां जहां वोटों की डकैती, चोरी भी नहीं डकैती हुई है, 1 लाख से ऊपर फर्जी वोटर अगर किसी असेंबली में पाए जाते हैं
हाउस नंबर 0 में पाए जाते हैं, 80 वोटर्स उस हाउस में रजिस्टर होते हैं, 999 वाले नंबर्स के हाउस में वोटर्स रजिस्टर होते हैं, तो ये धांधली है। मैं तो बोल रही हूं कि आप क्यों कन्नी काट रहे हैं? आप भी इलेक्शन कमीशन को घेरे में रखिए और पूछिए कि ये वोटों की डकैती क्यों हो रही है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमें हर कोई जो यहाँ पे लोकतंत्र को मारने की कोशिश करता है उसे कटघरे में रखने का हमारा मौलिक अधिकार है। यह हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स ने हमें दिया है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब अखिलेश यादव जी ने शपथ पत्र दिया था 2022 के चुनाव में, यूपी में जब धांधली उन्होंने पकड़ी, 18,000 शपथ पत्र दिया गया था। क्या हुआ उस शपथ पत्र का? मैं पूछना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ने कितनी इन्वेस्टिगेशन की? क्या उसके नतीजे निकले? कुछ नतीजे नहीं निकले। तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा को भी अपने सेंसेस में आना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है चित्रा जी कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा और धमकी देना ही अंतिम उपाय है, आपको ऐसा लगता है? धमकी नहीं है, चेतावनी है। जिस तरीके से ब्लैंकेट इम्यूनिटी लेकर इलेक्शन कमीशन अपनी दादागिरी कर रहा है, उसे यह घोर चेतावनी है कि जब हमारी सरकार आएगी और इस देश के लोग चुन के हमारी सरकार को संसद में और राज्यों में भेजेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के जितने भी लोगों ने यहाँ पे डकैती करी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आपकी सरकार आएगी कैसे अगर इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है? तो ये मेरे लिए बड़ा सवाल बन गया अब चित्रा जी। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि संसद में उनके खिलाफ हमने इम्पीचमेंट दायर किया है। लोकतंत्र के अंदर ये डेड एंड नहीं है, कोई ना कोई इसका रास्ता हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब मैं शाजिया से लेता हूँ। शाजिया, संक्षिप्त रहिएगा, बाकी मेहमानों का भी रुख करना है, बोलिए। बिल्कुल जल्दी से। देखिए, इनके ढोल की पोल खुल गई है। कर्नाटक में जिन 4 वोटर्स की बात की थी, उन्होंने बाकायदा ना सिर्फ डिनाई किया है बल्कि कहा है हमने एक जगह से दिया था। शकुनी देवी बेचारी एक बुजुर्ग महिला का नाम दे दिया। सोचिए कितने निर्लजता की हद, देखिए बिना पूछे हुए बिना अनुमति के तस्वीर दिखा रहे हैं लोगों की। शकुनी देवी ने क्या कहा? बोली मैंने एक जगह दिया है, मैं बुजुर्ग हूँ, मैंने 2 जगह नहीं दिया। और डुप्लीकेट हो जाते, अगर डुप्लीकेट हैं और अभी भी सारी इलेक्टोरल लिस्ट जारी है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 65 लाख के नाम दो, चुनाव आयोग ने मानी इस बात को, चुनाव आयोग ने फौरन पारदर्शिता के साथ दे दिया, उसमें चैलेंज कीजिए। जो ऑब्जेक्शंस की लिस्ट है पूरे की पूरे पार्टियों से, एक नाम नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा अच्छा टीवी में करो, वो पीपली लाइव करो, लेकिन भैया जो कानूनी प्रक्रिया है उसको तो फॉलो करो। उससे क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? बड़ा आसान है कह देना। इलेक्शन कमीशन ने किया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हारते रहो हारते रहो। लोग पसंद नहीं करते। कितना झूठ बोलोगे भाई, कितना, इतनी ब्लफबाजी, हर एक ब्लफ पकड़ा जाता है। बार बार बेचारा कोशिश करता है, राहुल गांधी सरकार रही है भाई उनकी, आपने कैसे कह दिया नाच न जाने आंगन टेढ़ा? कितना करेंगे? कितना? महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, महाराष्ट्र सुनिए, महाराष्ट्र की बात इन्होंने की, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल मैंने दिया। अरे सुनिए, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने लताड़ा है आपको, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने लताड़ा है जबरदस्त। चुप हो गए, फिर से टाटा है, क्या लताड़ा है? महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कहा एक एविडेंस नहीं दिया है, सबूत है नहीं, बस बोलते रहो बोलते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देश की जनता फिर से सबक सिखाएगी। ना बोलिए देश के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलेंगे चाहे हमारी आर्म फोर्सेस हो, या हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, या हमारे हाई कोर्ट हो, या इलेक्शन कमीशन हो, खूब जवाब मिलेगा। और भाजपा से नहीं मिलेगा, देश की जनता से मिलेगा। भाई मेरे, कितना झूठ बोलोगे? एक एक बार पकड़े जाते हो, थोड़ी तो शर्म करो, बार बार पकड़े जाते हो। लगातार बोल रही है, देखिए अनुराग, लगातार बोल रही है। ठीक है, वाक्य बोला था, लगातार बोल रही बेचारी। बोलिए और बोलिए। चित्रा जी, आप शाजिया को धैर्य रखने के लिए कह रही थी, लेकिन आप खुद धैर्य खो बैठी। तालियां बजाओ। क्यों नहीं बोलेंगे? लोगों के हक का सवाल है तो हम ही बोलेंगे। भाजपा तो चुप और रहेगी। चीखे, भाजपा, अरे खूब चीखे, ठीक है। ढोल बजाइए। अब मैं राजकुमार रंजन का रुख करता हूँ और फिर ए के वाजपेयी साहब के पास जाऊंगा। ढोल, आवाज ढोल बजाइए। अरे मेरी बहन, तुम ढोल बजाओ, हंसते रहिए, आप ढोल बजाओ खूब जोर जोर से, जनता जवाब देगी आपकी झूठ का। ठीक है, एक एक करके। अब थोड़ी देर के लिए दोनों शांत हो जाइए। जनता को मौका मिलेगा तो जवाब देगी ना। मैं शांत थी, मैंने एक वाक्य बोला था। इनको देखिए हालत, हालत देखिए,
तिल मिलाता कौन है? चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा ठीक है, अब दोनों शांत हो जाइए। दाढ़ी में तिनका, ये तिनका है। बंद कीजिए। अब दोनों शांत हो जाइए, अब दोनों शांत हो जाइए। राजकुमार रंजन जी, आप जो वायनाड में चोरी हुई है, सुनिए, माफी मांगिए और रिजाइन कीजिए। रिजाइन कीजिए जहाँ जहाँ राहुल गांधी। शाजिया और चित्रा, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं आऊंगा। रिजाइन करे, हिम्मत है, कर्नाटक से रिजाइन करे, हिमाचल से रिजाइन करे, तेलंगाना से रिजाइन करे, ममता बनर्जी से रिजाइन करे। देखिए हमारा चैनल वैसा चैनल नहीं है कि दो की लड़ाई में मजे ले, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, चित्रा जी पर्सनल अटैक नहीं। राजकुमार रंजन जी, सवाल ये है कि मामला अब धमकी, यानी कि अगर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बात मानूं तो धमकी नहीं, चेतावनी, कि हम देख लेंगे इसको, वो चेतावनी कह रही है। हालांकि सत्ता पक्ष मानता है कि वो धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी। सवाल ये है कि सत्ता पक्ष लगातार कहता आया है कि इस तरीके से विपक्ष जो एसआईआर पर सवाल उठा रहा है, चुनाव में धांधली, वोट चोरी, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की जो स्ट्रेटेजी आप लोगों ने प्लान आउट की है, ये देश को बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाने वाली स्ट्रेटेजी है। जबकि विपक्ष का ये मानना है कि सत्ता पक्ष देश को तालिबान की तरफ ले जा रहा है, तालिबानी रूट पर ले जा रहा है, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो तालिबानी है। सवाल ये उठता है कि क्या अब देश के अंदर चुनाव की जो जंग है वो अब धमकी देने तक आ पहुंची है? क्या देश को बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाने की बहस शुरू होगी, तालिबान के रास्ते पर ले जाने की बहस शुरू होगी? क्या ये चाहते हैं आप लोग? अनुराग जी, देखिए, इन बातों को अगर समझना होगा तो रविवार को जो चुनाव आयोग के द्वारा पीसी किया गया, उस पीसी के संदर्भ को पूरे विवेचन के आधार पर समझना होगा। जो प्रश्न आपके पत्रकार मित्र उनसे पूछे, उनके जवाब किस तरह से दिए गए, उनसे जाहिर होता है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, चुनाव आयोग धमकी दे रहा है, चुनाव आयोग लगातार कह रहा है, चुनाव आयोग जनता की, आम जनता की समस्या को समझ नहीं पा रहा है। देखिए, चुनाव आयोग पर संशय क्यों होता है, चुनाव आयोग क्यों ऐसा कर रहा है, चुनाव आयोग को जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए क्यों नहीं दिया? लगातार चुनाव आयोग जो मनमानी कर रहा है, बिहार की जनता, आम जनता त्रस्त है। देखिए, रविवार का दिन छुट्टियों का दिन होता है, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। रविवार के दिन क्यों चुना गया? पहला प्रश्न तो यह है। उसी प्रश्न से उत्तर निकलता है क्योंकि वोट जनाधिकार रैली यात्रा जो शुरू हुई, उसे भयभीत होकर चुनाव आयोग इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। हाँ भाई, एक संवैधानिक संस्था को उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। नहीं करता है तब दिक्कत होती है। लोकसभा के विपक्ष के लीडर राहुल गांधी ने जवाब दिया है तब दिक्कत हो रही है। बिंदुवार ढंग से जिस तरह से उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म पर मीडिया के सामने जो प्रश्न पूछे थे, चुनाव आयोग को उन प्रश्नों को बिंदुवार जवाब देना चाहिए। यह देश का मसला है, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का मामला था। एक गंभीर सवाल जवाब जब किया गया, प्रश्न किया गया, तो उसके उत्तर गंभीर रूप से देने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, हास्यास्पद है। क्या बिहार की आम जनता, 7 करोड़ से अभव ऊपर की जनता जो है, क्या यह नहीं जानती है कि आपने एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में किस तरह से पूरी की है? क्या आपकी विश्वसनीयता नहीं खो जाएगी कि आम जनता, देखिए बिहार की जनता चौक चौराहे पर, पान की दुकान पर, चाय की गुमटी पर पॉलिटिकल इतना अवेयर होते हैं कि वो जानते समझते हैं सारी बात। चुनाव आयोग की सारी पीसी को उन्होंने देखा है और चुनाव आयोग यह कह रहा है कि हमने पूरी प्रक्रिया से किया है। क्या सबके घर बीएलओ गया, सबका साइन हुआ है? निसंदेह नहीं। एक जगह सबको बुलाकर सबका एक भाई आपका बीएलए तो जा सकता है, ऐसी तमाम जानकारियां देखिए, तमाम वहां के मीडिया ने जानकारी दी है, देश ने देखा है। आपका बीएलए तो जा सकता है। वही देखिए बिहार की स्थिति। आपका बीएलए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका बीएलए तो जा सकता है भाई। देखिए, बीएलए पर आरोप मत लगाइए, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, रजिस्टर कराया। यह संविधान आम जनता को अधिकार देता है, उस अधिकार से चुनाव आयोग वंचित अच्छा, मैं लौटता हूं। कौन सी ताकत रोक रही है बताइए? देखिए अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट में हमने, ये झूठ है, इससे आपकी हिम्मत नहीं है। राघोपुर में ये झूठ बोलते हैं, तीन व्यक्ति हिम्मत नहीं है रिकॉर्ड पर लिखने की, घोषित करके रिकॉर्ड पर लिखने की हिम्मत नहीं है। आपके बीएलए जानते हैं क्या हार रहे हैं, आप जानते हैं हार रहे हैं, इसीलिए
ठीक है। ए के वाजपेयी साहब, आप बिहार से ही आते हैं, बिहार की राजनीति पे पैनी नजर आपकी रहती है। सवाल यह है कि आपके साथी रहे राजकुमार रंजन साहब जो हैं, वो लगातार बिहार की जनता की समझदारी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत जागरूक है। और मैं खुद बिहार में काफी समय इलेक्शन कवर करने के लिए रहा हूं, मैं जानता हूं कि वो सही कह रहे हैं। सवाल यह है कि आपको किस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है एसआईआर को लेकर के, या ये जो वोट चोरी का मामला है इसे लेकर के? अनबायस्ड होकर बताइएगा सर, किस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है बिहार की जनता से? देखिए, बिहार की जनता समझ रही है कि राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं या बाकी लोग इनके साथ मिलकर जो यात्रा निकाल रहे हैं वो एक राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। हाँ। देखिए, मुद्दे इनके पास है नहीं। ये बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ये हमसे नहीं लड़ रहे हैं, ये जनता दल यू से नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं अब इलेक्शन कमीशन से। पूछो जरा इनसे, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से लड़ेगी कि आप रेफरी पे ही अटैक करना शुरू कर देंगे? संवैधानिक संस्थाओं पर अटैक करना सर्वथा लोकतंत्र में गलत होता है। ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं, लेकिन प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है। ए के वाजपेयी साहब, सवाल ये उठाया गया कि बिहार, आधा बिहार इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, लोग पलायन कर चुके हैं। ऐसे में अगर आप एसआईआर की प्रक्रिया करते हैं तो कितनी पारदर्शिता रहेगी उसमें? देखिए अनुराग जी, 1950 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार चुनाव कराता आ रहा है और सक्सेसफुली कराता आ रहा है। हाँ। हमने वो दौर भी देखा है जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, हम भूले नहीं है वो दौर। और हम काउंटर माइंड कराते थे इलेक्शन कमीशन आके। ये काउंटर माइंड कोई इलेक्शन कराया इन्होंने? कोई शिकायत इन्होंने इलेक्शन के दौरान दर्ज की? कोई इलेक्शन पिटीशन इन्होंने फाइल की आज तक हाई कोर्ट में? देखिए, रूल बुक के हिसाब से होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक संस्था जो है, एक एक इंच रूल बुक से चलेगी। फॉर्म 6 काय के लिए, नाम डिलीट कराने के लिए, फॉर्म 7 काय के लिए, नाम ऐड कराने के लिए, फॉर्म 8 काय के लिए, रूल 23 काय के लिए, हर चीज लिखी हुई है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया सही है। आधार कार्ड का जहां तक सवाल था, वो उन्होंने कहा कि 65 लाख जो ग्रीवेंस जिसको है उसको आप आधार भी चेक करिए। अभी इंटरम ऑर्डर है आधार कार्ड के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का फैसला है पुत्तु स्वामी के केस में। राइट टू प्राइवेसी इन्वॉल्व है उस केस में। बैंक मैंडेटरी कर रहा था आधार कार्ड को, तो 9 जजेस ने कहा ये नहीं हो सकता। तो 9 जजेस से ज्यादा जो है 2 जजेस फैसला नहीं करेंगे। और ये बुलावना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लगातार 90 चुनाव हार चुके हैं ये। अब इनके पास बचा नहीं है तो रेफरी पे अटैक कर लो। तो ये जनता देख रही है, देश की जनता, बिहार की जनता, और बिहार की जनता वाकई जागरूक है। बिहार में राजकुमार जी में विकास बिहार की जनता से सरोकार है कि नहीं है? सुनिए एक सेकेंड, अब इनके बाद में रोटी की चिंता, रोटी बिहार की जनता के, आम जनता के समस्याओं से कुछ सरोकार बचा है कि नहीं बचा है? कोई मुद्दा इस तरह की बात कर रहे हैं कि बिहार के पृष्ठभूमि को वाजपेयी जी जानते ही नहीं है, आप तो समझते ही नहीं है। आज जबकि बिहार का 73% भूभाग जलमग्न है, ऐसे समय में अचानक से आपने इलेक्शन के 2 महीना पहले आपने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी। कौन सी मंशा है आपकी? कौन सा षड्यंत्र है? कौन सी ऐसी संकट आ पड़ी थी कि आपको चुनाव के ठीक 2 महीना पहले करना पड़ा? जबकि आप देखिए व्यवहारिक में, ठीक है, अब जवाब ले लीजिए वाजपेयी जी का। अरुणाचल प्रदेश में जब चुनाव की प्रक्रिया 2005 एक सवाल एक जवाब, ठीक है ठीक है, जवाब दे रहे हैं। एक वाजपेयी जवाब दीजिए। समय था चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो रोक दिया गया था एसआईआर की प्रक्रिया को। सुनो, जवाब सुनो, बाद में कराया गया था। अब जवाब सुन लीजिए। वही प्रादेशिकता बिहार में क्यों नहीं स्थापित की जा रही है? अच्छा, अब जवाब सुन लीजिए। तो सुनो माय डियर, जवाब तो सुनो। ये देखिए, वाजपेयी जी से पूछना चाहिए कि बिहार के अगर है वो, तो बिहार के आम जनता से, बिहार के गरीब, अच्छा ठीक है, मैं पूछ तो रहा हूँ, आप भी पूछ रहे हैं और वाजपेयी साहब जवाब देने को तैयार हैं। अब सुनना तो पड़ेगा ना। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है राजकुमार रंजन जी, अब मैं आता हूँ। ठीक हो गया। एक वाजपेयी साहब, देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन और दोनों इलेक्शन कमीशन, फुल इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि एसआईआर कब कब हो सकती है। अप्रैल के महीने में होगी, जुलाई के महीने में होगी, या नवंबर के महीने में होगी। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सारी चीजें। तो ये नवंबर में हो नहीं सकती थी, अप्रैल में हुई नहीं, तो जुलाई में इसलिए की गई। ये देखिए, ये तो हर साल भी होती है,
लेकिन ये स्पेशल है। क्या घुसपैठियों को अधिकार होना चाहिए? क्या मरे हुआ आदमी वोट डाल सकता है? क्या जो आदमी घर छोड़ के चला गया वो वोट डालेगा क्या? यही सारी की लिस्ट बनी है और अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, अभी 15 दिन गुजरे। ये वाजपेयी जी क्या एक साल पहले एमपी का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें याद नहीं आया था क्या उस समय सब सही था? बातों में कोई दम नहीं है। उस समय सही था, तभी कैसे कोई दम नहीं है आपकी बातों में, कोई दम नहीं है। ठीक है, मैं अनंत विजय से पूछता हूँ किसकी बातों में दम है। मैं अनंत विजय से पूछ लेता हूँ। ठीक है, मैं अनंत विजय से पूछ लेता हूँ। वाजपेयी जी अगर घुसपैठिए थे तो घुसपैठिए आए तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में क्यों नहीं बताया कितने घुसपैठिए आए? ब्लॉक लेवल पर, नगर पालिका लेवल पर, जिला स्तर पर आप ये चिपकाते हैं ना कि इस ब्लॉक लेवल पर, बूथ वाइज लेवल पर कितने घुसपैठिए हैं, वो कहां गया डाटा? क्या घुसपैठिए के नाम पर आप दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बाहर करना चाहते हैं? और जो मजदूर दिल्ली से, बिहार से बाहर है, उनका क्या होगा? क्या वो टेक्निकल रूप से इतना समृद्ध है कि वो मोबाइल पर आप इसका जवाब किससे चाहते हैं, कि वाजपेयी से या शाजिया से? ये ना सबूत लेके जाइए, सबूत 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 के अलावा कोई बात नहीं। झूठ बोलना बड़ा आसान है, सबूत देना मुश्किल है। सबूत है। जो फर्जीवाड़े के आधार पर राहुल गांधी ने जो फर्जीवाड़ा किया है उसकी पोल खुल गई है भाई। बोलते रहिए, हलफनामा साइन कीजिए, बीएलए से कहिए लेकर जाएं। आपकी खुल गई है, बताया बाकायदा जैसे किसकी पोल खुली है और किसकी बातों में दम है। मैं अनंत विजय से इस सवाल का जवाब पूछता हूँ। ठीक है, अनंत विजय जी भी हमारे साथ हैं। अनंत पोल खुल गई है। ठीक है, अनंत विजय जी, किसकी पोल खुली है और किसकी बातों में दम है, किसके दावों में दम है? नहीं, मुझे तो ये पूरा एक चुनावी प्रहसन लग रहा है, जहां पर एब्सर्ड, ड्रामा ऑफ एब्सर्ड जिसको कहते हैं, वो चल रहा है। क्या रहा है मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि चुनाव आयोग को घेरे में लाना मंशा नहीं है। और आपने सही कहा, जिस प्रकार की धमकी दी गई उसको चेतावनी भले ही कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हो, लेकिन धमकी है वो। और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ज्ञानेश कुमार जी के पैतृक आवास आगरा में कांग्रेसियों ने घेर कर पथराव किया और वहां तख्तियां फेंकी। ये उस धमकी का असर होता है। अगर राष्ट्रीय स्तर का नेता किसी प्रकार से इस तरह की बात करता है तो उसका परिणाम ये होता है। इसलिए सोच समझकर बात करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं तो क्या संदेश मिलेगा, क्या देना चाहते रहे थे राहुल गांधी और क्या किसी ने रिसीव किया, इस पर विचार करते हुए नेताओं को बयान देना चाहिए था। वो ज्ञानेश कुमार जी के वृद्ध माता पिता आगरा के उस घर में रहते थे। वो तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि वो 7 दिन पहले आगरा से अपने पुत्र के पास दिल्ली आ गए थे, इसलिए उस घर में नहीं थे। अन्यथा 2 बुजुर्ग लोगों के घर के सामने अगर इतनी भीड़ जुटती और प्रदर्शन होता तो पता नहीं क्या उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता, किस प्रकार से अपनी रक्षा करते, पता नहीं। दूसरी बात, उनके परिवार के लोगों को कहां पोस्टेड हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चुनाव आयोग से आपका झगड़ा है तो व्यक्तिगत क्यों होना? आपने देख लेने की धमकी दी है, आप देख लीजिएगा। मुझे तो याद पड़ता है अनुराग जी, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। 2003 में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था बिहार में, उसकी तारीख क्या थी उसका भी पता लगा लेना चाहिए। उस समय जिन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया था, क्या चुनाव आयोग ने उनकी सूची और कारण समेत प्रकाशित किया था? क्या तब किसी ने, इन लोगों ने प्रश्न उठाया था? क्योंकि तब आरजेडी भी था, तब बीजेपी भी था, तब जेडीयू भी था और तब रामविलास जी की पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी। तो मेरे दिमाग में यही सवाल उठता है। मुझे तो याद पड़ता है 2009 में नवीन चावला जी के खिलाफ तत्कालीन जो चुनाव आयुक्त थे एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा था कि इनको अपने पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग की गोपनीय जानकारियां एक राजनीतिक दल को लीक कर रहे हैं। इतना गंभीर आरोप था, लेकिन राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल उस समय, और उन्होंने उनको नहीं हटाने का निर्णय लिया, क्योंकि राष्ट्रपति निर्णय मंत्रिमंडल के सलाह पर लेती है। कांग्रेस की सरकार ने उनको ना हटाने को कहा। वही नवीन चावला बाद में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने और 4 फेज उनकी अगुवाई में हुई और कांग्रेस पार्टी 145 से 220 सीटों पर पहुंच गई। तब तो किसी ने नहीं कहा कि वोट चोरी हुई है, और कहना भी नहीं चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना उचित है, प्रश्न उठाइए, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को देख लेने की, कार्रवाई करने की इस तरह की धमकियां मुझे लगता है उचित नहीं है। और नेता विपक्ष को
इस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब चित्रा बाथम, ये सवाल यही है कि देखिए राहुल गांधी हलफनामा नहीं देंगे, चुनाव आयोग ने कहा हलफनामा ना दे तो माफी मांगे, वो माफी भी नहीं मांगेंगे, ये भी स्पष्ट हो गया। जो तेवर आज उन्होंने दिखाया कि भाई जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम आपको देख लेंगे, बकौल आपके वो चेतावनी थी, जबकि अनंत विजय का आकलन कहता है और तमाम लोगों का आकलन कहता है कि वो धमकी थी। इधर तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार की बात कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपने बाकी साथी दलों से विचार विमर्श करेंगे, जनता का सकारात्मक अगर हमें रिएक्शन मिलता है तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। तो सवाल अब ये उठता है कि आपकी सरकार आएगी कैसे? क्या इसके लिए चुनाव बहिष्कार की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? अनुराग जी, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं यहाँ पे जो उठाए गए प्रश्न थे और जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स बोले गए उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। वाजपेयी जी डेफिनेटली इतना बोल गए कि 50 सालों में इलेक्शन कमीशन के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सीधी सी बात है, नहीं हुआ, क्योंकि 50 सालों से जो सरकार चला रहे थे उन्होंने कभी भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना भारी दबाव जो है वो कभी नहीं रखा और इस तरीके की जो डकैती है वो कभी नहीं हुई थी। दूसरी बात, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि 2023 में संसद के 141 जो विपक्ष के सांसद हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा के सस्पेंड करके चुनाव आयोग को आपने ब्लैंकेट इम्यूनिटी देने का काम किया? ऐसी क्या आपकी मंशा थी? क्या इसी के चलते आप 400 पार की इतनी कॉन्फिडेंस वाली बात कर रहे थे? तो मुझे बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगी। मैडम, आपको सुपारी मिली है सबके बीच में बात करने की, बातों को काटने की। सुपारी मैंने नहीं दी, सुपारी आप तब से सिर्फ यही कर रहे हैं। विराम दीजिए। आप भाजपा की प्रवक्ता है, इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता नहीं है। मेरा सवाल भाजपा के ऊपर नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। तो कृपया थोड़ा जवाब देने को तैयार हूँ। अरे बहन मेरी, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। ऐसे धमकी दे रही हैं आप, हम जवाब देने को तैयार हैं। आपको चुप रहना पड़ेगा, आपका जो हलक है हलक को बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर ताकि जवाब मिल जाए। कान खोलिए, जबान बंद, कान खोलिए, उसका जवाब। आपने फिल्म देखी होगी अनुराग जी, अनुराग जी आपने बात की। अरे ठीक है, बोलिए आप बोलिए। अब मैं जवाब दे दूं? अरे आपने फिर रिपीट कर रही हैं, आप फिर रिपीट कर रही हैं, आप दोहरा रही हैं। अरे बहन मेरी, आप दोहरा रही हैं अपने आप को, कहरा रही हैं। बल्कि आप कितनी बार वही बोलेंगी, कितनी बार बोलेंगी? आप दोहराते रहिए। अनुराग मुस्कान जी, अनुराग मुस्कान जी, तो मैं आपको यही समझा रही हूं, अनुराग मुस्कान जी, जी जी जी, एंकर साहब, जी जी, मैं सुन रहा हूं, बोलने का मौका मैं दोनों को ही सुनने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके जी मैं नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल गलत ना बोलिए। मैंने जवाब नहीं दिया, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं सवाल तो पूछ लिया, जवाब तो दे दूं बहन मेरी। अरे मेरी बहन, सुनिए, एक आपने सुना होगा डायलॉग, आपने सुना है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। नहीं मैं बोल अनुराग जी, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। अनुराग जी, मैं शो चली जाऊं, आप मुझे बोलने नहीं। नहीं, अरे मैंने आपको बोलने से नहीं रोका है, पर मेरा निवेदन है कि क्योंकि आप सभी गणमान्य हैं तो एक की बात खत्म हो जाए तब दूसरा बोले। मैं सभी के वक्त के बीच में आराम से बैठी, ठीक है, मैं चुप बैठूंगी, जब खत्म हो जाएगी तब बताइएगा। क्यों बोल रही हैं? मौका जरूर दीजिएगा, बैठिए ना चुप, मौका जरूर दीजिएगा। अनुराग ढांडा परेशान है कि आप दोनों ऐसे लड़ती नहीं तो उनकी बारी नहीं आएगी। अरे मुझे बोलने तो दीजिए अनुराग जी, मैं चली जाऊंगी आपके शो से। नहीं, मैंने क्या किया मैम? मैंने अच्छा आप शांत रहे। शो छोड़ के भागना है, उसका बहाना ढूंढ रही हैं। नहीं, ये शाजिया जी को मैं शाजिया आपके पास आऊंगा भाई। एक बार चित्रा अपनी बात खत्म कर ले, फिर मैं आप ही के पास आता हूँ। नहीं अनुराग जी, नहीं, कितनी बात बोलेंगी, कितनी देर से बोल रही हैं अनुराग जी? शाजिया जी को बहस से भागना है, वो बहाना ढूंढ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शाजिया पूरी डिबेट पे रहती है और आज भी रहेंगी। अरे वो बहाना ढूंढ रहे हैं, आप देखिएगा वो भागेंगी छोड़ के डिबेट। आप देख लीजिएगा वो डिबेट छोड़ के भागेंगी। बार बार धमकी दे रही है। अरे वो धमकी दे रही है बार बार, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, वो चली जाएंगी अभी। ठीक है, समय कम है, मैं शाजिया का जवाब ले लेता हूँ। सबके ऊपर बोलिए शाजिया। लग रहा है, डर क्यों लग रहा है? किसी को डर नहीं लग रहा है। Nobody is scared of you. अब देखिए ठीक है शाजिया, बोलिए। परेशान हो बहन मेरी, जवाब तो देने दो। कितना बोलेंगे, भड़ास कितनी निकालोगी दीदी? तब भी हारोगी, बार बार भाई इलेक्शन उनका तो कहना है कि वो हारेंगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके इशारे पर काम कर रहा है। 91 बार। अरे तो जीती कैसे? तो हिमाचल कर्नाटक में क्या हुआ, वहां कैसे जीती? वायनाड में भी हारी थी, रिजाइन करे राहुल गांधी। एनीवे, मैं सवालों का जवाब देती हूँ एक एक करके। आपने वो डायलॉग सुना है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता,
प्यार से लगता है साहब। तो इनको जो है इलेक्शन कमीशन से डर नहीं लगता, हार से डर लगता है और भड़ास निकालना है इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन ने एक एक बात की है। अभी बोले महाराष्ट्र की बात ना करो, कर्नाटक की करो। कर्नाटक में क्या हुआ? केन रजन्ना कौन है? इनके मंत्री हैं। और राहुल गांधी जो किंग जोंग बने हुए हैं नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने ऐसे किया, तक लिया, बेचारे निकल गए। सोचिए एक शेड्यूल ट्राइब के इतने सीनियर लीडर को क्यों? क्योंकि उसने सच बोल दिया। सारे इलेक्टोरल पोल्स कब बने थे? इनके वक्त पर। टाय टाय फिर से हुआ। चाहे अंबेडकर को जिस 77 बाजी से हराया है, चाहे सरदार पटेल को जो हर जगह जीते थे, हारे हुए नेहरू को बनाया इन्होंने, लगातार किया है। हलफनामा देने की हिम्मत नहीं है, हलफनामा नहीं देंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं हलफनामा लिखेंगे, झूठ बोलेंगे, ढोल बजाएंगे, हम ढोल बजाएंगे लेकिन हलफनामा नहीं देंगे। ढोल बजाइए आप, ढोल बज गया है आपका, ढोल बज गया है मैडम, ढोल बजाइए आप ऐसे जरूर नहीं। ठीक है, समय कम है। अनुराग ढांडा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग ढांडा, जब अरविंद केजरीवाल की बम्पर वोटों और जीत के साथ सरकार बनती है तब चुनाव आयोग ठीक काम करता है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बने, कर्नाटक में बने, तेलंगाना में बने, तब चुनाव आयोग ठीक काम करता है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर कोई किसी तरह की आंच नहीं है, वहां चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है। ये अचानक से कुछ स्टेट्स में चुनाव आयोग क्यों बीजेपी के इशारे पर काम करने लगा? ये कैसा आरोप है? देखिए अनुराग जी, क्योंकि आपने शाजिया जी को सबके बीच में बोलने की खुली छूट दे रखी है। नहीं, मैंने किसी को नहीं दी है, पर सब मेरे गणमान्य हैं, मैं सभी से निवेदन कर सकता हूँ। 30 सेकंड आप सिर्फ शाजिया जी 30 सेकंड बोलिए 30 सेकंड। अब देखिए, अब प्रोवोक कर दिया ना आपने। 30 सेकंड के लिए या तो इनकी आवाज बंद कीजिए। भाई वो तो बोल ही नहीं रही थी, वो तो चुप थी। 30 सेकंड वो तो चुप रहे थी। भाई। आपको मेरे सवाल का जवाब देना था, आप फालतू में शाजिया जी को बीच में ले आए अपने आप। मैं दे रहा हूं ना जवाब। 30 सेकंड मुझे दीजिए। बोलिए। 30 सेकंड मुझे दीजिए। जवाब है नहीं। अच्छा शाजिया सुन लेते हैं, सिर्फ इतना जो जवाब इनके पास है नहीं वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली में देखो, अब अपने आप बोल रही है बीच में, अब अपने आप बोल रही है बीच में। जवाब है नहीं आपके पास। अच्छा अनुराग, दिल्ली के अंदर वोट चोरी करके बीजेपी ने सरकार बनाई। दिल्ली के अंदर वोट चोरी करके बीजेपी ने सरकार बनाई, इसलिए मोदी जी की रैली में जाने के लिए लोग नहीं मिले इनको। इसलिए कर्मचारियों को, टीचर्स को आदेश जारी करके संडे को लेकर के गए। लोग नहीं है रैली में आने के लिए। और शाजिया जी, मेरा आपसे अनुरोध है और मेरी आपत्ति है, आप अमित शाह जी की तरफ और मोदी जी की तरफ इशारा करके चोर की दाढ़ी में तिनका मत कहा कीजिए, ये गलत बात है। वो प्रधानमंत्री है देश के, आपत्ति है मुझे इस बात पे। आप बार बार चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका बोलती है अमित शाह जी की तरफ और मोदी जी। किसके पक्ष की बात कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है, जनता को ये सोचना पड़ेगा। और आज भी मैं वैसे ही क्लोजिंग करूंगा जैसे कल की थी, क्योंकि विपक्ष के तेवर को देखते हुए लगता नहीं है कि ये मुद्दा भी डाइल्यूट होने वाला है और हम इस मुद्दे पर ताल ठोक के की डिबेट आगे भी करते रहेंगे। तो टू भी कंटिन्यूड करके मैं इस डिबेट को छोड़ रहा हूं और सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं। साथ ही आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी न्यूज़।